सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जियो स्टडी पर, जहाँ पे हम भूगोल का समग्र अध्ययन करवाएंगे आपको YouTube के माध्यम से। आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति और उससे संबंधित सिद्धांत और परिकल्पनाएं। पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 4.6 बिलियन ईयर पूर्व की मानी गई है। 4.6 बिलियन ईयर। थोड़ा सा मैं आपको बिलियन और मिलियन के बारे में काफ़ी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, तो उसके बारे में एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ। मिलियन को कैसे लिखेंगे, कैसे अपन पहचानेंगे। सबसे पहले 1000 लिख लो। ये 1000 में 3 जीरो होती है, उसके सामने अपने को 3 जीरो और लगानी है। इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख में 1 मिलियन होता है। 1 मिलियन। और 1 मिलियन में ये 1000 हो गए, इसमें 3 जीरो लगाई, 1 मिलियन हो गया, और इसमें 3 जीरो और लगा दो, ये बिलियन हो जाएगा। 1 बिलियन। 1 बिलियन इंडियन लैंग्वेज में 1 अरब को बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कई स्टूडेंट्स को, वो मिलियन, बिलियन और अरब, लाख में फर्क नहीं कर पाते। तो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व। 4.6 बिलियन ईयर। बिलियन को बीएन भी लिखते थे, बिलियन ईयर पूर्व। पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर कई सारे सिद्धांत और परिकल्पनाएं कई दार्शनिकों और कई साइंटिस्टों ने दी। इन सब में हमारी सबसे पहली परिकल्पना है और पॉपुलर परिकल्पना है गैसीय परिकल्पना, जो कि इमैनुअल कांट साहब ने 1755 ईस्वी में दी। इमैनुअल कांट गैसीय परिकल्पना, मैं इसको राइट डाउन कर देता हूँ। गैसीय परिकल्पना गैसियस हाइपोथेसिस, ये इमैनुअल कांट ने दी थी। इमैनुअल कांट 1755। ये गैसीय परिकल्पना और सिद्धांत मैंने जिक्र किया। तो सिद्धांत और परिकल्पना में क्या डिफरेंस होता है। सिद्धांत कोई भी परिघटना, कोई भी फिनोमिना होता है, जैसे कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक अपने आप में फिनोमिना है, परिघटना है। तो इस फिनोमिना को जानने के लिए कई वैज्ञानिक और अपने एक रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च करते टाइम पे रिसर्च का एक निश्चित मानदंड होते हैं, उसमें निश्चित डेटाज का संकलन किया जाता है, उसके बाद में वो सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित होता है। तो कोई भी वैज्ञानिक अपना सिद्धांत प्रतिपादित कर रहा है, उस रिसर्च के दौरान जब उस निश्चित मानदंडों पे खरे उतरने से पहले ही एक अजम्पशन बना लेता है, एक धारणा बना लेता है, उसको परिकल्पना कहते हैं। यानी कि हम जैसे दैनिक बोलचाल में कहते हैं कि ये तो तुम्हारी कल्पना है। तो परिकल्पना थी इमैनुअल कांट साहब की गैसीय परिकल्पना। उन्होंने कहा कि हमारे ब्रह्मांड में कुछ निहारिकाएं हैं जो गैसीय हैं, गैस और धूल कणों से बनी हुई है, और वो तप्त और गतिशील है। बहुत ही उनका टेम्परेचर बहुत अधिक है और वो गतिशील भी है। तो निहारिका यानी कि गैस और गैसीय बादलों और धूल कणों से मिलकर बनी हुई है। उस निहारिका से कई सारे गोल छल्ले अलग हुए। जैसे ये निहारिका थी, इस निहारिका से कई गोल छल्ले अलग हुए। समय के साथ में इनका शीतलन और संघनन हुआ। शीतलन मतलब इनका टेम्परेचर डाउन हुआ, और संघनन मतलब सिकुड़न हुआ, उनका इकट्ठा होना हुआ। तो संघनन की क्रिया से ये एक ठोस पदार्थ के रूप में, ठोस द्रव्यमान के रूप में बने, और धीरे धीरे कई ग्रहों का निर्माण हुआ इन कई गोल छल्लों से, गैसीय छल्ले निहारिका से निकले उनसे। और ये ब्रह्मांड में गतिशील रहे। इनसे ही कई ग्रहों का निर्माण हुआ, उनमें से ही पृथ्वी भी एक ग्रह सम्मिलित है। ये तो गैसीय परिकल्पना थी। इसी परिकल्पना को 1796 ईस्वी में लाप्लास, जो कि फ्रांसीसी मैथमेटिशियन थे, उसने इसको रिवाइज किया और उसका नाम दिया, इसको मिटा देता हूँ, उसका नाम दिया नेबुलर हाइपोथेसिस, निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना, इसका इंग्लिश में नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस, निहारिका परिकल्पना 1796 में लाप्लास साहब ने
गैसीय परिकल्पना थी उसको रिवाइज करके दी। इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड के अंदर एक गैसीय नीहारिका जिसमें कुछ गैसीय तत्व और धूलकण थे, उसमें से यहाँ तक तो सही है कि गैसीय बादल थे और वो नीहारिका जिसको हम नीहारिका कह रहे हैं, लेकिन उससे कई गोल छल्ले नहीं निकले। ये नीहारिका है और इससे कई गोल छल्ले नहीं निकल के इससे एक गोल छल्ला निकला और इस एक गोल छल्ले से ही कई सारे गोल छल्ले निकले। इससे ये गोल छल्ला है, ये इस नीहारिका से निकला और इस गोल छल्ले से ये गोल छल्ले निकले और इन गोल छल्लों से ये गोल छल्ले निकले। इस प्रकार से इन गोल छल्ले, ये जो गतिशील और तप्त गोल छल्ले थे, ये धीरे धीरे इनके शीतलन की प्रक्रिया हुई और संघनन से ये ठोस पिंड में बदले और इनसे कई ग्रहों का निर्माण हुआ जिनमें पृथ्वी भी सम्मिलित थी। ये अब अपने पितृग्रह, इस छल्ले का पितृग्रह ये नीहारिका है, इन छल्लों का पितृग्रह ये नीहारिका है। ये अपने गोल छल्ले के, अपने पितृ छल्ले के चारों ओर परिक्रमण करने लग गए। इसके बाद में एक परिकल्पना है जो लेटेस्ट परिकल्पनाओं में से एक माना जाता है, वो थी ग्रह अणु परिकल्पना। प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस ये थी चैम्बरलिन और मोल्टन ने दी लेटर 90 में। इन्होंने कहा कि कोई गैसीय बादल नहीं थे ब्रह्मांड के अंदर। इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में एक सूर्य और एक साथी ग्रह विद्यमान था। सूर्य और साथी ग्रह जो कि ठोस पिंड थे। तो जैसे ही सूर्य के नजदीक से जो वो भटकता हुआ साथी ग्रह उसके करीब से गुजरा, जिसका द्रव्यमान सूर्य से अधिक था, तो इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से सूर्य की सतह से कई सारे असंख्य कण थे वो इससे अलग हुए। और अब गुरुत्वाकर्षण शक्ति से सूर्य के ही सतह से कण क्यों अलग हुए, इस साथी ग्रह से क्यों नहीं हुए? एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति का सबसे मुख्य सिद्धांत यह है कि जिस पदार्थ का द्रव्यमान अधिक होगा, जिस पदार्थ का द्रव्यमान अधिक होगा उसमें उतना ही अधिक गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होगी। तो इसकी सूर्य की सतह से कई सारे असंख्य कण इसके यहाँ से निकले गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, जब ये इसके करीब से गुजरा। यही असंख्य कण आगे जाके एक संगठित होके और संलयन हुआ, इनका कोलिजन हुआ और घर्षण हुआ। फ्रिक्शन एंड कोलिजन के कारण ये पिंडों के रूप में बने और कई सारे ग्रहों का निर्माण हुआ जिनमें पृथ्वी सम्मिलित थी। इसके बाद में एक सिद्धांत आया जिसको कहा जाता है, इसी सिद्धांत में कुछ थोड़ा सा चेंज करके उसमें आया जो सिद्धांत था अपना ज्वारीय परिकल्पना, ज्वारीय टाइडल हाइपोथेसिस। टाइडल हाइपोथेसिस ये सर जेम्स जीन्स सर जेम्स जीन्स और जेफरी ने ये सिद्धांत दिया ज्वारीय परिकल्पना। इन्होंने ग्रहाणु सिद्धांत का कुछ हद तक समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सूर्य था ब्रह्मांड में और एक भटकता हुआ साथी ग्रह था, लेकिन कई असंख्य कण अलग नहीं हुए। जैसे ही ये सूर्य के करीब से साथी तारा गुजरा तो इससे कई सारे असंख्य कण अलग नहीं हुए। इससे सूर्य की सतह से फिलामेंट के रूप में कुछ ज्वारीय उद्भेदन हुआ। जैसे ही ये साथी तारा इससे दूर गया तो ये फिलामेंट है ये अलग होके सूर्य से और इसके चारों तरफ परिभ्रमण करने लग गया। तो यही जो ज्वारीय उद्भेदन हुआ था, इसी पिंड से कई सारे पिंड, इसी से कई इसके टुकड़े हुए, भाग हुए और उसी के कई सारे ग्रहों का निर्माण हुआ जिसमें पृथ्वी भी सम्मिलित थी। इसके बाद में ज्वारीय परिकल्पना को कुछ बाद में रसेल ने इसको संशोधित किया, जिसको बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस के नाम से जाना गया, द्वैतारक सिद्धांत परिकल्पना के नाम से जाना गया। कि उन्होंने माना कि इस साथी तारे के अलावा एक और ब्रह्मांड में तारा था जिसके कारण इसको बाइनरी यानी कि द्वैतारक सिद्धांत कहा गया।
इसके बाद में एक सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट जो यानी कि सबसे आधुनिकतम एक परिकल्पना सिद्धांत है वो इंटरस्टेलर डस्ट थ्योरी है। इसको मिटा देता हूं मैं, अंतर तारक धूल सिद्धांत। इंटरस्टेलर डस्ट थ्योरी, ये रशियन साइंटिस्ट थे जो जिसका नाम था ओटो श्मिड। इन्होंने एक परिकल्पना, ये सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, ब्रह्मांड में सूर्य तो उपस्थित था, लेकिन सूर्य के साथ में अन्य साथी तारा नहीं था, कोई ठोस द्रव्य नहीं था, ठोस पिंड नहीं था। वहां पे ब्रह्मांड के अंदर कुछ गैसें और बादल थे, गैस और धूल कणों के बादल थे जो निहारिका थे, जो सूर्य के चारों ओर विद्यमान थे। सूर्य के चारों ओर गैस और धूल कणों से बनी हुई निहारिका थी। गैस कौन सी थी? हीलियम और हाइड्रोजन गैस उसमें विद्यमान थे, कुछ धूल कण थे। सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण इस निहारिका से कुछ बादल तस्तरी के रूप में यहाँ पे छोटे छोटे तस्तरी नुमा आकार में अलग होते गए, और इनका अभिवर्धन अभिवर्धन हुआ तो धीरे धीरे इनका साइज बढ़ता गया। इससे आकर्षण शक्ति के कारण इसमें और जुड़ाव होते होते कई सारे ऐसे इस तरीके से तस्तरी नुमा बादल इनसे निकलते गए, और इनके संघनन से इनका संघनन हुआ और शीतलन हुआ, उससे इनका पिंडों के रूप में निर्माण हुआ, जो कई ग्रहों के रूप में आज हमारे सामने विद्यमान है। दोस्तों, मैं अभी आपको पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंधित सिद्धांत पढ़ाया हूँ। हमारे भूगोल में इस प्रारंभिक सिद्धांतों में पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर वैज्ञानिकों का अत्यधिक जोर रहा, लेकिन वर्तमान में अभी वैज्ञानिक अन्य ग्रहों साथ में पूरे ब्रह्मांड के उत्पत्ति के बारे में जानने के लिए प्रयासरत हैं। तो अब इसके बाद में, चूंकि ये समय के अनुसार सबसे पहले इनकी रिसर्च हुई, तो इस वजह से इनको हम पहले पढ़ा रहे हैं। इसके बाद में हम आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित कुछ सिद्धांत पढ़ाएंगे। अभी मेरा कुछ आपसे निवेदन है कि मैंने कई सारे जैसे संघट्य संलयन और घर्षण, अभिवर्धन, जैसे संघनन जैसे कई सारे शब्दों का उल्लेख किया, जो कि भूगोल के अंदर थोड़े से डिफिकल्ट जरूर लगते हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिकॉज हम जैसे यूपीएससी हो गया और स्टेट सिविल सर्विसेज हो गई, नेट जेआरएफ की एग्जामिनेशन देखते हैं, उसमें क्या होता है हमारे सामने कि हमें वोकेबुलरी का, शब्दावली का बहुत बड़ा सामना करना पड़ता है। वहां पे हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता, बिकॉज हमें उन शब्दों को बिल्कुल सीधा करके एक सरलीकरण करके हमें समझा दिया जाता है, लेकिन वो उस टाइम पे तो हमें सही लगता है, लेकिन एग्जाम में जाके हमारे सामने उसकी समस्या आ जाती है। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि जो कि भूगोल में जितने भी सिद्धांत है, थ्योरी, जो मोस्टली यूरोपियन कंट्री या अमेरिकन कंट्रीज के वैज्ञानिक देते हैं, तो इस वजह से उनका लैंग्वेज इंग्लिश है। ये कोई इसके अंदर कोई ये नहीं है कि ये लैंग्वेज कोई बड़ी है या छोटी है, लेकिन उनकी लैंग्वेज इंग्लिश है तो वो इंग्लिश में रिसर्च करते हैं। इसके कारण उनका हिंदी में शुद्ध रूपांतरण नहीं कर पाते। इसी वजह से जैसे अभिवर्धन, एक्रेशन होता है, उसको अभिवर्धन ऐसा डिफिकल्ट शब्द लग रहा है कि इसका सही में हमें पता नहीं चला। अभिवर्धन, तो ऐसे शब्दों को मैं आगे सिखाने के, इनको और थोड़ा विस्तृत समझाने की कोशिश करूंगा आपको, और शब्दावली को पकड़ के और उसको हम मजबूत करने की ओर साथ में चलेंगे। साथ में मैं इंग्लिश के शब्द इसलिए लिखता हूँ क्योंकि हमें जब एग्जाम में हमारे सामने पेपर हो तो हमारे सामने क्वेश्चन को समझने की दिक्कत नहीं आ। जब हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, फिर क्वेश्चन नहीं करते हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या होती है और दुख का कारण होता है। और अब यदि हमें क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है और फिर हम आंसर नहीं कर पा रहे तो अलग बात है, लेकिन हमें क्वेश्चन समझ नहीं आने के कारण हम आंसर नहीं दे पा रहे, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए भूगोल में शब्दावली का विशेष ध्यान रखें। कुछ शब्द डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन उनको सीखना अनिवार्य है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जो भी आपको कुछ सुझाव देना हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।